हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीपैट स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमेटिनिट, एंटीकोगुलेंट, फाइब्रोलाइटिक एंड एंटीप्लेटलेट्स। एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो ब्लड में सिंपली क्या क्या होता है? आयरन, फॉलिक एसिड और आपका विटामिन B12, यही जनरली होता है। इसी की वजह से हमारे ब्लड में आरबीसी की कमी होती है। तो अगर इन सब का कंसंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं तो आरबीसी भरपूर होते हैं। तो पहले एक एलिमेंट डिस्कस करते हैं, आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी में क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांसफेरिंग रिसेप्टर होते हैं जो कि इंक्रीज हो जाते हैं इराइथ्रोपोइटिक सेल्स पे। आयरन इज यूज फॉर प्रोफाइलेक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। उस एनीमिया का नाम क्या है? माइक्रोसिस्टेरिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये पूछ चुके हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से कौन सा एनीमिया होता है। इन प्रेगनेंसी आयरन शुड बी स्टार्ट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो जाता है। अब हम अगर इसको IV या IM में लेते हैं तो क्या क्या प्रिपरेशन है? एक है आयरन डेस्ट्रॉन, एक है आयरन सॉर्बिटॉल सिट्रेट। ये जनरली आता है, आपने भी देखा होगा। तो आयरन सॉर्बिटॉल जो है सिर्फ IM के लिए होता है, IM। और ये आयरन डेस्ट्रॉन जो है IV और IM दोनों के लिए होता है। अब क्या है, आयरन अगर ज़्यादा पहुँच जाए हमारी बॉडी में, एक मेटल ही है तो पॉइजनिंग भी कर सकता है। तो एक्यूट पॉइजनिंग के लिए डेस्फेरिऑक्सामाइन देते हैं, और क्रोनिक पॉइजनिंग हो जाए तो डिफेरिप्रोन देते हैं। ये पूछ चुका है ऑलरेडी आपका नाइपर में, तो आप इसको ध्यान रखें। और ये आपका कंट्राइंडिकेटेड होता है डायमर कैप्रोल, जिसको बैल से भी डिनोट करते हैं। अब इसको एक और मेटल की पॉइजनिंग में देते हैं, वो मेटल का नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरा हमारा एलिमेंट आता है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड सिंपली किस किस से बनता है? टेरिडीन, पावा एंड ग्लूटामिनिक एसिड, 3 कंपोनेंट होते हैं। इससे ये पूरी इसकी पाथवे साइकिल है, कैसे बनता है। अब अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा एनीमिया होता है? तो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। यही सेम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। और आपने ये वाला पाथवे भी पढ़ा होगा जब मीथोट्राइजेट जो है आपका इधर वर्क करता है। तो अगर इसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो रही है तो हम कौन सा एंटीडोट देंगे? ये ल्यूकोबोरिन। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक बार पूछ चुका है जीपैट में। अब आते हैं हेम्योपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। हेम्योपोइटिक ग्रोथ हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स ये क्या होते हैं? अब आरबीसी WBC प्लेटलेट्स को ग्रोथ करने के लिए ये फैक्टर होते हैं। तो आरबीसी के लिए कौन सा होता है? इराइथ्रोपोइटिन। ये कहाँ से बनता है? किडनी से। और ये आरबीसी की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और WBC में दो आते हैं, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जिसको GCSF बोलते हैं। और मोनोसाइट में लग जाए तो GMCSF होते हैं। और प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोपोइटिन और IL-11, ये दो फैक्टर काम करते हैं। इरेथ्रोपोइटिन देखते हैं, ये किस रिसेप्टर पर वर्क करता है? जेट सेट रिसेप्टर पर वर्क करता है। ये आपने पढ़ा होगा GPCR वे, आइनोट्रोपिक वे, इन सब में। अब GSF का क्या है? फेग्रोस्टीमिन। और GMCSF का क्या है? साग्मोस्टिन। अब इन्हीं के नाम से भी आप याद कर सकते हैं, जैसे इसमें जो है स्टीमिनिंग आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? GM। तो इसमें क्या आ रहा है आपका? GM स्टिमुलेटिंग। तो ये क्या है आपके? WBC स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। और ये इनके एग्जाम्पल हैं। ये कहाँ यूज़ होते हैं? यूज़ होते हैं अगर आपकी WBC की कमी हो जाए, लीकोपीनिया हो जाए। किसकी वजह से? कीमोथेरेपी चल रही है उसकी वजह से, तो हम ये दे देते हैं। अब आता है आपका ये प्लेटलेट्स वाले में। तो इसमें OPRA-11 रिकॉम्बिनेंट IL-11 है। ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इंड्यूस होता है तब देते हैं। अब इसके नाम में ही 11 आ रहा है तो ये भी 11 की तरह हम इसको याद कर सकते हैं। एक और है इसमें रोमिप्लोस्टिन। इसमें भी क्या है आपका? ये भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्रोनिक हो जाता है जब नए यूज़ करते हैं, नई क्लास ड्रग है। और ये आपके कुछ ओरली प्लेटलेट ड्रग हैं जिनमें ये सारे नाम हैं आपके। इनको कैसे याद कर सकते हैं? इनके लास्ट में सब में पैग आ रहा है तो आप इसको याद कर सकते हैं, थ्रोम्बोपैग। ये सब ओरली एक्टिव होते हैं। अब देखते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स में क्या है। ये है कॉक्स इनहिबिटर, P2Y211 रिसेप्टर, GP सेकंड B थर्ड A। ये बहुत सारे हैं। अब आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ सब ये होते क्या हैं, क्या काम करते हैं। अब ये आपकी है ब्लड वेसल्स, और ये आपकी प्लेटलेट्स घूम रही है उसके अंदर। ये जब तक एग्रीगेट नहीं करेंगी जब तक कहीं ब्लीडिंग ना हो। तो ये अपना रिसेप्टर को जो है अंदर ही
करती है, एक्सपोज नहीं करती हैं, जो कि रिसेप्टर कौन सा होता है, GP सेकेंड बी एंड थर्ड ए। तो जब कहीं कट लग जाता है हमारी ब्लड वेसल्स पे, तो ये सब्सटेंस हैं जो कि रिलीज होते हैं, इनकी वजह से ही ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। तो वो फैक्टर क्या है, थ्रोम्बोक्सिन A2, ADP एडिनोसाइन फॉस्फेट और थ्रोम्बिन, ये 3 फैक्टर हैं। तो चौथा इनको एक्टिवेट कर देता है रिसेप्टर को। तो एक एक करके आइए देखते हैं इसको। पहला ये आपने ऑटोकॉइट्स में पाथवे पढ़ा होगा, फॉस्फोलिपिड से ए होता है एराकोनिक एसिड, फिर PG2, ये सब थ्रोम्बोक्सिन A2, इसको कौन इनिबिट करता है, एस्प्रिन, और वो भी इरिवर्सिबली कर लेता है। ठीक है, कॉक्स इनिबिटर होता है इरिवर्सिबल एस्प्रिन। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 यहाँ से ब्लॉक हो गया हमारा। दूसरा है ADP एडिनोसाइन फॉस्फेट, इसमें जो रिसेप्टर होता है वो होता है P2Y12, इसका हम एंटागोनिस्ट देंगे क्योंकि हमें ब्लॉक करना है। इसमें भी दो है, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। तो टिग्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रिल, प्रेसोप्रिल, ये सब क्या है आपके इरिवर्सिबल हैं, और इसमें ये दोनों जो हैं आपके प्रोड्रग हैं। अब इनमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम कोई सर्जरी कर रहे हैं और अगर किसी पेशेंट ने ऑलरेडी ये ले चुका है, तो ये सब इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देंगे, मतलब ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हेमरेज भी हो सकता है, स्ट्रोक्स भी आ सकता है। तो इसलिए नई क्लास की ड्रग आई है रिवर्सिबल। इसमें क्या, इन सब के लास्ट में ग्रिल आ रहा है, ये अब यूज़ नहीं होती है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा शो करती थी इसलिए। तो इन सब के पीछे लास्ट में क्या है, ग्रिल, तो इनमें भी ग्रिल आएगा, और लगा दिया मतलब रिवर्सिबल आ गए। तो इसमें क्या है, दो नाम है, कौन कौन से, ये आप ऊपर से देख सकते हैं, टीका ग्रिल एंड कैन ग्रिल, टीका ग्रिल एंड कैन ग्रिल। इससे आप ये सब याद कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, सब ट्रिक बेस याद हो जाएगा। अब थ्रोम्बिन रिसेप्टर और प्लेटलेट्स। थ्रोम्बिन रिसेप्टर प्लेटलेट्स में कौन सा आता है, एक प्रोटीनेज एक्टिवेटेड R1, जिसको हम पार बोलते हैं। ये पार के नाम से जीपैट में पूछ चुके हैं ऑलरेडी कि इसका एंटागोनिस्ट कौन होता है। तो इसमें जो नाम आते हैं वो आते हैं अटोपार एंड बोरोपाक्सर। तो इनके भी नाम में देखिए पार आ रहा है, पार क्या करते हैं, क्रॉस मतलब इनहिबिट करते हैं, तो हम इनके नाम से ही इनको याद कर सकते हैं सारी क्लास के ड्रग्स को। अब ये आते हैं GP सेकेंड ए थर्ड ए, ये क्या है, रिसेप्टर। अल्टीमेटली ये क्या होते हैं, मोस्ट पोटेंट ड्रग होते हैं। जब उन सब्सटेंस को स्टॉप करने के बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, प्लेटलेट काम नहीं कर रहे हैं, तो हम ये रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे। इन सब का नाम क्या है, एबेक्सिमार, टीरोफेबेन। इन सब का नाम कैसे याद कर सकते हैं, तो इन सब का नाम याद रख सकते हैं, ए और बी एक साथ आ रहे हैं इनके नाम में, ए बी और ए बी ये साथ साथ में आ रहे हैं। तो आप याद रखना, GP सेकेंड है थर्ड ए रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट हैं। अब ब्लीडिंग तो होगी सबकी, क्योंकि हम प्लेटलेट्स ड्रग जो है उनको रोक रहे हैं, एंटी प्लेटलेट्स ड्रग है सारी की सारी आपकी। क्योंकि जब ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट्स रिलीज होती है, वो इसको कोगुलेट करती हैं और स्टॉप करती है ब्लीडिंग को, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ब्लीडिंग इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इन सब ड्रग का। अब इनको यूज़ कहाँ करते हैं, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ MI, माइग्रेटिक इन्फार्क्शन, सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज़ में भी, आर्ट्रियल हार्ट वेव्स में कौन सा था, डाइपाइरिडामोल और वारफेरिन इज प्रीफर करते हैं मोस्टली। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास की, ओरल एंटीकोगुलेंट। ओरल एंटीकोगुलेंट में क्या है, ओरल में आपने विटामिन के इनिबिटर वारफिन का नाम सुना होगा, हिपेरिन का नाम सुना होगा। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं। ये फैक्टर होते हैं सेकंड, सेवेंथ, 9 और 10। ये फैक्टर जनरली इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग में। ये एक्टिवेट होते हैं किसकी वजह से, इसकी वजह से PKOR, विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज। तो इन फैक्टरों को एक्टिवेट नहीं होने देता है वारफिन, क्योंकि वो इसको ब्लॉक कर देता है। तो ये नहीं होंगे तो ये फैक्टर एक्टिवेट नहीं होंगे। तो ये S और R वारफिन होते हैं, जिसमें S जो है मोर एक्टिव होता है। ब्लीडिंग अगर आपकी ओवरडोज हो चुकी है वारफिन की, इस वजह से हो रहा है, तो हम एंटीडोट क्या देंगे, या तो हम फ्रेश प्लाज्मा चढ़ाएं उसको पेशेंट को, या एक एंटीडोट दे दें विटामिन K1, जिसका ये नाम भी है। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर में भी ये नाम आता है, फैक्टर XA इनिबिटर, रिबॉक्सवन, एपीएक्सवेन। अब जितने भी फैक्टर XA मतलब 10A इनिबिटर हैं, इनका नाम कैसे याद रख सकते हैं, इनका नाम याद रख सकते हैं, इन सब के नाम में ही XA आता है। तो आप इस ट्रिक से MCQ भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर में बात करते हैं। इसमें क्या है, आपका हिपेरिन दो तरह का होता है, अनफ्रैक्शनेटेड हिपेरिन, लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन, जिसको हम LMWH भी बोलते हैं। हिपेरिन कहाँ से मिलता है, ऑक्स लंग्स से एंड पिग इंटेस्टाइन से। अब ये सारा एक्टिवेट कहाँ से होता है, तो इनके लिए आता है एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर सेकंड, थर्ड ही है। इनएक्टिव होता है, वो इनएक्टिवेट कर देता है इन दोनों फैक्टरों को, फैक्टर 10A और सेकंड ए। सेकंड ए का नाम क्या है, थ्रोम्बिन। तो हिपेरिन जो है इस प्रोसेस को एक्सीलरेट करता है।
अब अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन जो है वो दोनों फैक्टरों को इनिबिट कर देता है, लेकिन आपका ये लो मॉलिकुलर वेट हेपेरिन और फोंडापेरिनॉक्स जो है वो सिर्फ 10A फैक्टर को इनिबिट करता है। अब हेपेरिन का एक और फ़ायदा क्या है आपका, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, तो हम इसको प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, सेफ माना जाता है। और वारफिन को नहीं करते हैं, क्योंकि वारफिन जो है आपका, एक तो इसकी बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये प्लेसेंटा का भी क्रॉस कर देता है। अब अगर हेपेरिन ज़्यादा दे दिया, उसकी पॉइजनिंग हो रही है, तो एंटीडोट क्या है, प्रोटानिल सल्फेट। ये भी आपका जीपैट में पूछ चुके हैं और नाइपर में भी। अब डायरेक्ट की क्लास आती है, ये सारी है आपकी डीवाडेस्ट्रेन, मेलाडेस्ट्रेन में क्या रहता है, ओरली यूज़ किया जाता है, सब पेरेंटली है। ये क्या करते हैं डायरेक्ट वाले, ये सीधा थ्रोम्बिन फैक्टर को इन्हें एक्टिवेट कर देते हैं, फैक्टर सेकेंड ए को डायरेक्ट कर देते हैं। अब ये क्या है, अगर हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो तो हम इसको देते हैं, हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो तो हम ये वाला कोगुलेंट देते हैं। इसमें भी ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। ये आपकी एक न्यू एंटी बॉडी है, मोनोक्लोनल है, जो कि यूज़ करी जाती है। इसके भी नाम में ए भी आता है, जितनी भी एंटीबॉडी है उनके में भी नाम में ए आता है, ए भी। अब इनका यूजेस है, आप देख लेना। अगली क्लास आती है फाइब्रोलाइटिक, हमारी फाइब्रोलाइटिक एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स। तो इसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल फाइब्रिन मॉलिक्यूल होते हैं आपके, ब्रोकन डाउन सॉल्युबल फ्रैगमेंट विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिन, जिसकी वजह से जनरेट हो पाते हैं प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसको TPA बोलते हैं। आप इसमें देखिए एक बार, ये स्टीपोकाइनेज, यूरोकाइनेज, रेटिप्लेस एंड एल्टीप्लेस जो है वो क्या कर रहे हैं, प्लाज्मिन नोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्लाज्मिन क्या कर रहा है, जो फाइब्रिन है उनको डिग्रेडेड, उन्हें तोड़ रहा है छोटे छोटे कंपोनेंट में। तो यही काम होता है इनका। अब इसमें जो होता है आपका, फाइब्रोलाइटिक ड्रग्स होते हैं जो कि एक्टिवेट करते हैं। उन्हीं फाइब्रोलाइटिक का नाम क्या है, स्टीपोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज, रेटिप्लेज। ये क्या है, स्टीपोकाइनेज कहाँ से मिलता है, बीटा हेमोलाइटिक स्टीपोकोकाई से। यूरोकाइनेज कहाँ से मिलता है, ह्यूमन यूरिन से। ये सब क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट TPA है, प्लाज्मोनोजन एक्टिवेटर। अब इनका मेन यूज़ क्या है, इनका ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम स्टेमी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगर इनकी ओवरडोज हो जाए तो क्या होता है, तो एप्लेसन अमीनो कैप्रोइक एसिड, जिसको हम EACA शॉर्ट फॉर्म से, और ट्राइनिएक्सिमिक एसिड भी दे सकते हैं। तो ये क्या है सब आपके, इनको बोल सकते हैं एंटी फाइब्रोलाइटिक एजेंट। अब ये कुछ MCQs हैं, आप ये MCQs हैं जो लास्ट टाइम पूछ चुके हैं जीपैट में। ये जीपैट 2020 में पूछ चुका है कि एंटीप्लेटलेट कौन सा है। तो यूरोकाइनेज तो हमने अभी पढ़ा है, ये तो नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लोपिरिडॉल जो है कौन सा है, ये इरिवर्सिबल, ये यूज़ करते हैं इसको। और ये एक्यूट आयरन पॉइजनिंग में कौन है, ये भी हम पहली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। इसमें कौन सा था, डेस्फेरिऑक्सामाइड। ये आपका लो मॉलिकुलर वेट इनिबिट, ये NCL फार्मासिस्ट में पूछा गया था। कौन कौन से फैक्टर को इनिबिट करता है, LMW, लो मॉलिकुलर वेट है, तो सिर्फ कौन से फैक्टर को करता है वो, 10A फैक्टर को ब्लॉक करता है सिर्फ। और अनफ्रैक्चुनेटेड क्या होता है, वो दोनों को ब्लॉक करता है। तो इसका सही आंसर ये हो गया। ये 2019 में पूछा है कि कौन सा फैक्टर XA को करता है। इसकी मैंने ट्रिक आपको बताई दी है, जिनके नाम में XAI, वो इसका सही ऑप्शन होता है। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, ये वाला ऑप्शन सही है। ट्राइजेनिक एसिड अभी पढ़ा है, ये क्या है, एक एंटी फाइब्रोलाइटिक एजेंट है। ठीक, प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर कौन है, स्टीपोकाइनेज है। ये सब आप देख लेते हैं, और ज़्यादा MCQ देख लें तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उधर भी जाके सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।